यस बच्चे, प्लीज ऑल ऑफ यू। यार हमारा जो टॉपिक है बच्चे आज का, उसका नाम है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं हमारे कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार इसमें से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि रियल लाइफ में इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू एज अ प्रोफेशनल। अगर मैं अपनी बात करूं, अमित वोरा की बात करूं, अमित वोरा एंड एसोसिएट्स की बात करूं, अपनी फर्म की बात करूं, मैं एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 25,000 रुपीज चार्ज करता हूं जो मेरी फीस है। अगर मैं 25,000 रुपए एक कंपनी बनाने के लेता हूं और साल में मैं अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 कंपनी फॉर्म करता हूं, हर महीने 2 क्लाइंट आ जाते हैं, तो अगर मैं 20 की भी एवरेज लगाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल का 5 लाख रुपीस का जो मेरा रेवेन्यू है वो इसकी वजह से आता है। गेटिंग मी? आई रिसीव एटलीस्ट 5 लाख रुपीज रेवेन्यू बिकॉज ऑफ प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, राइट। मैं जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में करता हूं, होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना कि अमित जी मेरी कंपनी फॉर्म कर दो, अमित जी मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दो, तो 2 तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, पता है आपको। एक क्लाइंट ऐसा होता है जिसको सब कुछ पता है, जिसको पूरी नॉलेज है, ऐसे क्लाइंट को हैंडल करना बड़ा आसान होता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे क्लाइंट्स को आप हैंडल करते हो ना, आपकी जान निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट आता है, अमित जी मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनानी है और हम दोनों ने मिलकर जो प्राइवेट कंपनी बनानी है उसमें हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 2.5 लाख मैंने, 2.5 लाख मेरी वाइफ ने। तो हम दोनों डायरेक्टर्स हैं, हम ही दोनों मेंबर्स हैं, लो हमारी कंपनी फॉर्म करो। ये हो गया वो क्लाइंट जो वेल इन्फॉर्म्ड है, राइट। एक क्लाइंट आता है, अमित जी हाँ जी सर वो फलाने बंदे ने आपका नंबर दिया था। अच्छा जी ठीक है सर, कंपनी फॉर्म करनी है। मैं कहा जी कौन सी, कौन सी होती है? अब उसको बताओ कि सर एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। अच्छा सर दोनों में फर्क क्या होता है? सर प्राइवेट जो है वो पब्लिक से पैसे नहीं ले सकती, पब्लिक जो है वो पब्लिक इश्यू ला सकती है, इसमें इतने लोग होते हैं, इसमें इतने लोग होते हैं। प्राइवेट में फॉर्मेलिटीज कम है, पब्लिक में फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, सब बताना पड़ता है उसको। नहीं हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो सर फिर पहले ही बोल देते प्राइवेट कंपनी फॉर्म होनी है, चलो जी प्राइवेट बना दो। फिर मैं पूछता हूं सर कौन सी, शेयर कैपिटल वाली या गारंटी, उसमें क्या फर्क होता है? अब उसको वो बताओ। मैंने याद है आपको लास्ट क्लास में, लास्ट से 2nd चैप्टर में पढ़ाया था कि एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है और एक गारंटी वाली कंपनी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का क्लाइंट आ रहा है, वो वेल इन्फॉर्म्ड है या आपको उसे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। ये सारी बात तो हो गई रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं थियोरिटिकली हमारे चैप्टर की, हमारे कोर्स की, इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में? सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्रमोटर के बारे में। किसके बारे में? प्रमोटर के बारे में। बेटा मेरी बात को सुनिएगा, पहले सुनिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सुनने पे पहले कंसंट्रेशन देना है इसमें। हम सबको एक चीज पता है कि एक इंसान जिसके माइंड में आइडिया आता है, यार मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, और आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के सारे काम जो करता है उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। ये एक जनरल बात है जो आपको 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाई जाती है, जो आपको फाउंडेशन में भी पढ़ाई जाती है, और जो आपको यहां पर भी टीचर्स पढ़ाते हैं कि बेटा प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स एन आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, और जब आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनने तक के सारे काम जो करेगा वो कौन है? प्रमोटर है। ये बात हमें पता है, राइट। ये बात तो जनरल है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये मीनिंग है। ये तो हम लोगों ने एक मीनिंग बना रखा है कि जी प्रमोटर वो है जिसके दिमाग में आइडिया आता है और आइडिया आने से लेके कंपनी बनने तक के सारे काम वो करता है। अग्रीड। कहता है जी ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रमोटर की डिफाइन क्या है? सुनिए बड़े ध्यान से। प्रमोटर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। किसमें दी हुई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। क्या बोला गया? ध्यान से सुनिएगा। कहता है बॉस, प्रमोटर एक ऐसा इंसान है, प्रमोटर इज अ पर्सन, प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम कंपनी ने खुद प्रमोटर की तरह डिक्लेयर किया हुआ है। सुनना बड़े ध्यान से। प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम खुद कंपनी ने प्रमोटर की तरह डिक्लेयर किया हुआ है।
कहां डिक्लेयर किया हुआ है? या तो अपने प्रोस्पेक्टस में या अपनी एनुअल रिटर्न में। याद रहेगी बात, प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड एज प्रमोटर बाय द कंपनी ईदर इन इट्स प्रोस्पेक्टस और इन इट्स एनुअल रिटर्न। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? दोबारा समझो, प्रमोटर इज अ पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर बाय द कंपनी। प्रमोटर वो है जिसको खुद कंपनी बता रही है कि ये हमारा प्रमोटर है। कंपनी कहां बताएगी? या तो प्रोस्पेक्टस में उसको लिखेगी एज अ प्रमोटर या एनुअल रिटर्न में लिखेगी। इसमें कोई डाउट? अब यहां पर बात आती है, सर एनुअल रिटर्न में लिखेगी, प्रोस्पेक्टस तो चलो समझ आता है कि जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो वो प्रोस्पेक्टस लोगों को देती है। पता है हमें इतनी बात? याद रहेगी? पता ना इतना कि पब्लिक कंपनी जब लोगों से पैसा लेती है तो उससे पहले क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। यहां पर बात आती है, सर ये एनुअल रिटर्न क्या होती है? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से। जब भी कोई कंपनी होती है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, उसके बाद आपको पता है उसके अकाउंट्स वगैरह बनते हैं और बाद में वो अकाउंट शेयर होल्डर से अप्रूव करवाए जाते हैं। किस मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में। पता हम सबको बात, हर साल कंपनी की एजीएम होती है ना, कहता है एजीएम से 60 डेज के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर? 60 डेज के अंदर अंदर कंपनी एक फॉर्म फाइल करती है आरओसी को जिसका नाम होता है MGT 7। आई रिपीट, एवरी कंपनी, एवरी मीन्स every company is under obligation to file MGT 7 to ROC within 60 days from the date of AGM। याद रहेगा बच्चे? और जब कंपनी वो MGT 7 देती है 60 दिनों में, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। याद रहेगी बात? अगर उस MGT 7 में किसी का नाम प्रमोटर की तरह लिखा हुआ है तो वो भी प्रमोटर माना जाएगा। डन? तो इसका मतलब क्या हुआ? हु इज अ प्रमोटर? प्रमोटर इज अ पर्सन who is named as such by the company either in the prospectus of the company or in the annual return to be filed by company to ROC under section 92 within 60 days from the date of AGM in MGT 7। याद रहेगी बात? समझ आई कहानी? याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, प्रमोटर कौन है? कोई भी ऐसा इंसान जिसको कंपनी कहती है कि ये हमारा प्रमोटर है। कंपनी कहां कहेगी? या प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न क्या होती है? जो सेक्शन 92 के हिसाब से आरओसी को जाती है विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। किस फॉर्म में जाती है? MGT 7 में जाती है। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? अब देखो, ये जो चीज मैंने आपको बताई, यही चीज ध्यान से हम देखें, यहां एज इट इज लिखी हुई है। देखिए इधर, ऑल ऑफ यू ध्यान से देखिएगा इसको मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारी बुक का, प्रमोटर। कॉन्सेंट्रेशन यहां रखेंगे बच्चे। डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज नेम्ड। नेम्ड कहां पे? इन प्रोस्पेक्टस और इन एनुअल रिटर्न। यही बताया मैंने आपको। और कहां पे एनुअल रिटर्न क्या होती है? सेक्शन 92 कहता है कि जो आरओसी को जाती है विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम इन MGT 7। यही बताया मैंने आपको। कोई डाउट इसके अंदर? समझ आ गई कहानी? ठीक है जी। तो पहली बात हमें समझ आ गई कि प्रमोटर वो है जिसका नाम या प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझते हैं। मान लो मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी बनाई, मैंने और मेरी वाइफ ने एक कंपनी फॉर्म करी, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं और मेरी वाइफ दोनों मेंबर है, दोनों डायरेक्टर है। ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेरे फादर और मदर से पूछ के लिए जाते हैं, या मेरे फादर से पूछ के लिए जाते हैं। मेरे फादर से बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे फादर मेरी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं? हालांकि उनका मेरी कंपनी में कोई नाम नहीं है, ना उनका मेंबर में नाम है, ना डायरेक्टर में, उनका ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो वो हमारी कंपनी को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो कहता है वो हमारी कंपनी के प्रमोटर माने जाएंगे। याद रहेगी बात? तो या तो प्रमोटर वो है जिसका नाम कंपनी खुद बोलती है कि ये प्रमोटर है, या जिसका नाम कंपनी नहीं बोलती लेकिन वो कंपनी को पूरा कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो बंदा भी प्रमोटर माना जाएगा। याद रहेगी ये बात? देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी। क्लियर है ये बात? ठीक है जी। अच्छा, एक चीज सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कि अगर मान लो दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात, वो नाम वाली तो समझ आ गई कि अगर आपका नाम प्रोस्पेक्टस में है या आपका नाम एनुअल रिटर्न में। दूसरा हो गया आप हमें कंट्रोल करते हो। तीसरा कहता है आप हमें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आपसे बिना पूछे हम कोई काम नहीं करते। एक तो हो गया कंट्रोल, वी हैव टू सीक योर अप्रूवल।
एक हो गया आप हमें कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि आपसे बिना पूछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ करते ही नहीं है। समझ आ रही है बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर मुझे कंट्रोल करते हैं, हमारी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वो सेकंड पार्ट में आ गए, हाँ या ना? और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, मेरा जो जीजा है, मैं उससे बिना पूछे कुछ काम नहीं करता। वो कंट्रोल नहीं करते, लेकिन हम उनसे बिना पूछे कुछ काम नहीं करते। वो जो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं, तो कहता है वो भी प्रमोटर माने जाएंगे। समझ आ रही है ये बात? 3 केसेस हुए। कौन कौन प्रमोटर माना जाएगा? पहली बात, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में है। दूसरा, जो हमारी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा, जो कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन उसकी एडवाइस पे हमारी कंपनी चलती है, वो जो भी एडवाइस देता है हम उसको मानते हैं। याद रहेगा? तो वो इंसान भी प्रमोटर माना जाएगा। लेकिन अब आप सुनना बड़े ध्यान से। कहता है कोई प्रोफेशनल आदमी है, आप उससे एडवाइस लेके अपनी कंपनी चलाते हो, तो वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है ना आपको, वो थोड़ी प्रमोटर है आपकी कंपनी का, हाँ या ना? समझ आ रही है बात सबको? तो कहने का मतलब क्या हुआ, हु इज अ प्रमोटर? मीनिंग क्या है? मीनिंग तो सिंपल है, जिसके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के जो सारे काम है, एमओए बनाना, एओए बनाना, सीएस ढूंढना, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना, जो ये सारी फॉर्मेलिटीज करता है, वो कौन है? प्रमोटर है, राइट? लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रमोटर एक ऐसा इंसान है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। और तीसरा, जिसके कहने पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। याद रहेगी बात? लेकिन वो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला नहीं होना चाहिए। डन? अब देखिए ध्यान से, क्या हमें ये पहली डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया? देखो, पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed टू एक्ट ऑन हिज एडवाइस अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। डन? अब सुनिए ध्यान से। अब मीनिंग, ये तो हो गया हमारी डेफिनेशन। अब यहां पर बात आता है, सर इसका मीनिंग क्या है? प्रमोटर का मीनिंग क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, जिसके दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने से लेके कंपनी बनाने तक के जो सारे काम कर रहा है, वो कौन है? प्रमोटर है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमोटर कौन होता है? हु कंसीव्स एन आइडिया एंड इंक्लूड्स अदर्स टू ज्वाइन। ये बात समझ आती है? मान लो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है। अब पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए, मैं अकेला हूं, मैं बाकी 6 लोगों को ढूंढूंगा, तो मैं कौन हूं? प्रमोटर हूं, राइट? जो बाकियों को इंड्यूस कर रहा है, बाकियों को कन्विंस कर रहा है मेरे साथ कंपनी बनाओ, राइट? कह रहा है जो स्कीम बनाता है, जो सब्सक्राइबर्स अरेंज करता है। सब्सक्राइबर्स कौन है? जो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 7, उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। भाई मैं अकेला हूं, मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, 6 लोग और चाहिए, वो 6 लोग मैं जो ढूंढ रहा हूं वो कौन है? सब्सक्राइबर्स है, राइट? क्लियर है ये बात हमें? एमओए बनाता है, बैंकर्स को हायर करता है, हमारी कंपनी का करंट अकाउंट खुलेगा, हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल होगी। मान लो 7 लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, क्या 7 लोग कुछ कुछ पैसा कंपनी में लगाएंगे? नहीं, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, तो 7 लोग पेड अप कैपिटल देते हैं। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? 7 सब्सक्राइबर्स है मान लो, या 2 सब्सक्राइबर्स है, मैं और मेरी वाइफ, हमारे अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से पैसा कंपनी के खाते में चला जाएगा। अमित वोरा के अकाउंट का चेक जाएगा कहां पे? अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। वाइफ के नाम का जाएगा अमित वोरा क्लासेस के प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो क्या हो गया? पेड अप कैपिटल होगी। पेड अप का मतलब क्या है? वो पैसा जो कंपनी बनते ही प्रमोटर्स ने दे दिया, एक बार के लिए हमने पेड अप कर दिया, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा कहां जाएगा? कंपनी के करंट अकाउंट में। वो भी कौन खुलवाएगा? प्रमोटर खुलवाएगा, राइट? कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे? वो भी प्रमोटर डिसाइड करेगा। कंपनी के प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ेंगे अभी हम उसको डिटेल में। इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास थोड़े दिन पहले 2 लोग आए, 2 भाई आए ऑफिस में, 2 ब्रदर्स आए, अमित जी हम कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं दोनों मिलके। मैंने कहा जी ठीक है, कितनी फीस लगेगी? मैंने कहा जी 25,000 रुपए लगेंगे। बात डन हो गई। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की फीस है वो अलग, मेरे चार्जेस 25,000। बात हो गई। अब आप सुनना, वो दोनों भाई जो कंपनी फॉर्म कर रहे हैं वो कौन है? प्रमोटर्स, हाँ या ना? वो कौन है? प्रमोटर्स। उन्होंने मुझे हायर किया और 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। अब आप ये बताओ, मुझे कंपनी ने हायर किया या प्रमोटर्स ने हायर किया? प्रमोटर्स। अभी तक कंपनी तो फॉर्म नहीं हुई ना, इसका मतलब प्रमोटर कौन है? जो कंपनी बनने से पहले के भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं, हाँ या ना? अभी देखो मैं कंपनी फॉर्म कर रहा हूं, कंपनी फॉर्म करने का खर्चा मेरे को कौन देंगे? प्रमोटर्स देंगे, राइट?
तो प्रमोटर्स ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, प्रमोटर्स ने मुझे हायर किया कंपनी बनने से पहले, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर्स का और मेरा हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा बच्चे? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है सबको? अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमोटर वो है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है, जो बनाता है। प्रमोटर इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी तीनों हो सकता है। इसका क्या मतलब है समझिएगा बहुत ध्यान से। हम दो दोस्तों ने मिलकर सोचा चल यार कंपनी फॉर्म करते हैं, हम दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स। और हम दोनों कौन है? इंडिविजुअल। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट? हम दो दोस्तों ने सोचा कंपनी फॉर्म करते हैं, हम दो दोस्त कौन है? प्रमोटर। और हम दो दोस्त कौन है? इंडिविजुअल। राइट, इंडिविजुअल है ना। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है, मेरी और आपकी पार्टनरशिप फॉर्म पहले से चल रही है, आज हमने सोचा यार पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं। हो सकता है ऐसा? हाँ या ना? तो यहां पे प्रमोटर हम दोनों हुए या हमारी पार्टनरशिप फॉर्म हुई? पार्टनरशिप फॉर्म, जिसको हम कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है ये बात? तो कहता है प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, प्रमोटर पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रमोटर एलएलपी भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या प्रमोटर कंपनी भी हो सकती है। अब आप सुनना बड़े ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, पूरी बात समझते हैं। मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अब एक नई कंपनी फॉर्म हो जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड। रिलायंस अभी तक घड़ियों के बिजनेस में नहीं है, अब आ जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड या रिलायंस टाइम लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, अब उसकी रिलायंस ग्रुप की एक और कंपनी आ जाए रिलायंस वॉचेस लिमिटेड। और ये कंपनी किसने बनाई है? रिलायंस ने बनाई है। अगर ये कंपनी रिलायंस ने बनाई है तो प्रमोटर कौन हो गए? रिलायंस हो गए। अगर ये कंपनी अंबानीज ने पर्सनल कैपेसिटी में बनाई है तो फिर प्रमोटर कौन हो जाएगा? अंबानीज हो जाएंगे। समझ आ रहा है फर्क? और अगर रिलायंस ने बनाई है इसका मतलब रिलायंस के आधे से ज्यादा शेयर होंगे, तो फिर ये कौन सा रिलेशन आ जाएगा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी वाला रिलेशन आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? गेटिंग मी? इधर सुनिए बड़े ध्यान से जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, इधर देखिएगा बेटा, देखिए पूरी बात समझिएगा। देखिए इधर अमित वोरा एंड वाइफ ने मिलके एक कंपनी बनाई, अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है ये बात? तो इसमें प्रमोटर्स कौन हुए? अमित वोरा हुआ प्रमोटर 1, वाइफ हुई प्रमोटर 2। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये बात सबको? पक्का? अब हमने क्या किया, एक और कंपनी बनाई जिसका नाम रखा मान लो समीक्षा वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? अब समीक्षा वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो हमने बनाई उसमें डिपेंड करता है कि दो सब्सक्राइबर या दो प्रमोटर्स होने चाहिए। अब इसमें ध्यान से समझेगा मैं क्या कह रहा हूं। ये प्राइवेट कंपनी है और ये भी प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग। इसमें 2 लोग कौन थे? अमित वोरा एंड वाइफ। तो प्रमोटर्स भी कौन हुए? अमित वोरा एंड वाइफ। हाँ या ना? अब क्या हुआ, ये दूसरी वाली कंपनी में 2 लोग चाहिए, एक हो गया अमित वोरा, राइट, और एक हो गया अमित वोरा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। हम दोनों ने मिलकर कंपनी फॉर्म करी। क्लियर है ये बात? तो अब हम दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स हो गए। यस और नो? तो इसका मतलब यहां पे अगर हम देखें इस कंपनी में, कंपनी 1 में, तो 2 प्रमोटर्स है, दोनों इंडिविजुअल्स हैं। यहां पर हम नीचे देखें तो 2 प्रमोटर्स हैं जिनमें से एक इंडिविजुअल है और एक कंपनी है। हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिप्लाई करो यार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी बनाने वाला जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, या कंपनी बनाने वाला जो प्रमोटर है वो कंपनी भी हो सकती है। एक मेरी बात सुनिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनी है। NSEIL, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, दोनों की दोनों क्या है? कंपनीज हैं। ये बात समझ आती है? याद रहेगा? अब सुनिए ध्यान से, जनवरी 2017 में एक नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है गुजरात में। कितने लोगों को पता है ये बात? गुजरात में, वो मेरे से आपने कभी सुना होगा जब मैं पढ़ा रहा हूं। गुजरात में एक नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है। कब खुली है? जनवरी में। और उसकी प्रमोटर कंपनी कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई स्टॉक एक्सचेंज अपने अंडर शुरू करी है जिसके सारे शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लिए हुए हैं। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई स्टॉक एक्सचेंज शुरू करी, कहां पे? गुजरात के अंदर। समझ आ रही है? तो वो जो गुजरात वाली नई स्टॉक एक्सचेंज खुली है वो भी एक कंपनी है,
और उसकी प्रमोटर कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है। याद रखिए ये बात। आ गया सबको समझ? रिप्लाई कर दो, चले आगे। अब देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, एक चीज सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमें ये सारी बातें समझ आ गई? डन। अच्छा, एक चीज बताओ, पूरी बात सुनना। दो लोग मेरे पास आते हैं, आपका क्या नाम है? अंकित, और आपका? साक्षी। अंकित और साक्षी मेरे पास आते हैं, कहते हैं अमित सर हमें कंपनी फॉर्म करनी है, आप हमारे लिए कंपनी बना दो, आप CS होना बना दो। तो ये दोनों कौन हो गए? प्रमोटर्स। अब ये सारे काम करेंगे, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढेंगे, बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, हाँ या ना? ये सारे काम करेंगे। इनके भी आप पे कुछ काम मैं भी करूंगा, MOA मैं बनाऊंगा, AOA मैं बनाऊंगा, ROC के पास मैं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे हायर किया है, हाँ या ना? तो कंपनी बनाने में 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये 2 लोग जो प्रमोटर्स हैं और एक मैं जो CS हूं जिसको इन्होंने हायर किया है, हाँ या ना? तो प्रमोटर 3 माने जाएंगे या ये दोनों माने जाएंगे और मैं प्रोफेशनल माना जाऊंगा? मैं प्रोफेशनल माना जाऊंगा, मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा, हाँ या ना? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ये केस का नाम आपने याद रखना है, लिडने वर्सेस, ये गलत लिखा है, लिंडे नहीं है, लिडने। लिडने एंड विकपूल आयरन और कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्ड। प्रमोटर मस्ट हैव पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट। प्रमोटर वो है जिसका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है। इन दोनों का पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है ना। मैं तो CS हूं, मैं तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में बना रहा हूं, तो मैं प्रमोटर नहीं माना जाऊंगा। याद रहेगी ये बात? क्लियर है? हम बार बार क्या कह रहे हैं? प्रमोटर वो है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, वो प्रमोटर नहीं है। ये बात हमने यहां भी पढ़ी थी, देखो, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी। याद रहेगा बच्चे? क्लियर है सबको? तो इधर देखिए ऑल ऑफ यू, अगर हम इसको समझना चाहें तो मैं क्या बोल रहा हूं, इधर ऑल ऑफ यू, पहली बात सर, टॉपिक का नाम है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। पहला क्वेश्चन है प्रमोटर कौन होता है? सर प्रमोटर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन भी और मीनिंग भी है। डेफिनेशन कहां दी गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर। क्या बोला हुआ उसमें? प्रमोटर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में दिया हुआ है, या जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, या सर वो जिससे बिना पूछे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। सर मीनिंग क्या है इसका? सर प्रमोटर इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, LLP कुछ भी हो सकता है, यहां पे हम LLP भी लिख सकते हैं। सर प्रमोटर वो है जो कंपनी को बनाता है, ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस। प्रमोटर वो है जो आइडिया आने से लेके बनने तक के सारे काम करता है। सर प्रमोटर वो है जो कि कंपनी के मिनिमम सब्सक्राइबर ढूंढता है, बैंक अकाउंट्स खुलवाता है, MOA AOA बनाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढता है और कंपनी बनने से पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। वो कौन है? प्रमोटर है, राइट। सर जो प्रमोटर होता है वो प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला बंदा नहीं होता। कोई बंदा जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में हेल्प कर रहा है वो प्रमोटर नहीं है। प्रमोटर वो है जिसका खुद पर्सनल इंटरेस्ट है। सिंपल सी बात है। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? अब यहां पर एक लास्ट चीज क्या आती है, सर क्या प्रमोटर एजेंट होता है कंपनी का? सर या क्या प्रमोटर ट्रस्टी होता है कंपनी का? ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर एजेंट होता है या प्रमोटर ट्रस्टी होता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं। आपने मेरे से इंडियन ट्रस्ट एक्ट पढ़ा था ECL के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है कि ट्रस्ट की सारी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? ट्रस्टी होता है। याद है? ट्रस्टी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, बताया हुआ मैंने आपको ये। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के खुद के नाम पे होती है या प्रमोटर्स के नाम पे? कंपनी के खुद के नाम पे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं दैट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट वेस्टेड इन द नेम ऑफ डायरेक्टर, इन द नेम ऑफ प्रमोटर्स। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे होती है, प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती, हाँ या ना? तो इसका मतलब प्रमोटर्स ट्रस्टी नहीं होते। याद रहेगी बात? ट्रस्ट का बेसिक रूल क्या है? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पे होती है, लेकिन जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉपर्टी प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? प्रमोटर्स ट्रस्टीज नहीं होते। याद रहेगा? प्रमोटर ट्रस्टी नहीं होते। अब जब आप डायरेक्टर चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, क्या डायरेक्टर ट्रस्टी होते हैं? वो भी नहीं होते, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी डायरेक्टर्स के नाम पे भी नहीं होती, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? कंपनी की प्रॉपर्टी खुद के कंपनी के नाम पे होती है। देखिए यहां लिखा हुआ है, कह रहे जी क्या वो ट्रस्टी होते हैं? नहीं। क्यों? क्रॉस लगाया हुआ मैंने। क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज नॉट वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रमोटर। सिंपल सी बात है।
ट्रस्ट का रूल है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम पे होती है, और जो प्रमोटर्स है उनकी कंपनी है, कंपनी की प्रॉपर्टी प्रमोटर्स के नाम पे नहीं होती है। याद रहेगा जी। चलें आगे। अच्छा, एक चीज कहता है, क्या प्रमोटर्स कंपनी के एजेंट होते हैं? अब आप सुनिएगा ध्यान से, एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, हाँ या ना? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। आपने मुझसे लास्ट क्लास भी पढ़ी थी, उससे लास्ट भी पढ़ी थी, इतने दिनों से आप आ रहे हो। क्या आप लोगों को नहीं लगता जब भी मैं बोलता हूं बेटा इस काम के लिए अप्रूवल चाहिए, तो अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चाहिए होता है या प्रमोटर्स का चाहिए होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करते हैं? डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स? डायरेक्टर्स। कंपनी बनने के बाद कौन काम करते हैं? डायरेक्टर्स, हाँ या ना? तो एजेंट कौन हुए? डायरेक्टर्स एजेंट्स हुए, ना कि प्रमोटर्स एजेंट हुए। समझ आ रही है ये बात? याद रहेगा, कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स का कोई रोल नहीं होता, कंपनी बनने के बाद रोल किसका होता है? डायरेक्टर्स का। तो डायरेक्टर्स आर दी एजेंट ऑफ द कंपनी। सर लेकिन प्रमोटर्स ने तो कंपनी बनाई थी। हाँ बनाई थी। आपने कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है? अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा ढंग से पढ़ाओ तो उसमें एक एजेंसी नाम का चैप्टर था। एजेंसी में साफ साफ पढ़ाया जाता है आप उसके एजेंट होते हो जो एग्जिस्ट करता था। प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में होगा तो ही आप उसके एजेंट बन सकते हो, प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं है तो आप उसके एजेंट नहीं बन सकते। पता है आपको ये बात? कंपनी बनने के बाद तो प्रमोटर का कोई रोल ही नहीं है। किसका रोल है? डायरेक्टर्स का। कंपनी बनने से पहले प्रमोटर्स का रोल है, लेकिन उस टाइम पे कंपनी एग्जिस्टेंस में थी नहीं। इसका मतलब प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज जब वो काम कर रहे थे तब कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और जब कंपनी एग्जिस्ट करी वो काम करना बंद हो गए। समझ आ रही है ये बात? तो देयरफॉर नटशेल में बात करें तो प्रमोटर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। याद रहेगा क्यों एजेंट नहीं है? जब तक वो काम कर रहे थे तब तक प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस दिन कंपनी फॉर्म हुई एग्जिस्टेंस में, उसके बाद उनका काम होना बंद हो गया। याद रहेगी बात? क्लियर है सबको? तो कहने का मतलब लॉ कहता है भाई फिर ये बताओ कि प्रमोटर्स का और कंपनी का रिलेशन क्या है? आप कह रहे हो वो एजेंट भी नहीं है, आप कह रहे हो वो ट्रस्टी भी नहीं है, वो है कौन? तो लॉ कहता है सर उनका फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। फ्यूडिशियरी रिलेशन मतलब रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। कहां कंपनी उन पे विश्वास करती है, वो जो कहते हैं कंपनी मान लेती है। याद रहेगी बात? मतलब कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स कहेंगे 25,000 रुपए हमने अमित वोरा को दिए थे बनाने के, कंपनी मान लेगी लो 25,000 रुपए। समझ आ रही है बात? एक्चुअली होता पता है क्या? मैं आपको बताऊं, सुनना बड़े ध्यान से। कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है सुनो, बड़े ध्यान से समझते हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? आस्था। आगे आइए, आइए 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 प्लीज। सर आपका क्या नाम है? आगे आ जाओ। आपका नाम है आस्था और आपका नाम है? खड़े हो जाओ दोनों, बैठने को नहीं बोला मैंने। आपका क्या नाम है? इधर आ जाओ। विक्रम, ऊपर आओ। अब सुनना बड़े ध्यान से, ये दो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है, ठीक है? ये दोनों लोग कौन हुए? प्रमोटर्स। क्लियर है ये बात? अब इन्होंने सोचा कि हम दोनों प्राइवेट कंपनी जो फॉर्म कर रहे हैं, हम दोनों उसमें 5-5 लाख रुपए लगाएंगे। तो कितनी पेड अप कैपिटल होगी स्टार्टिंग में? 10 लाख। 5 लाख ये लगाएगा, 5 लाख ये लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये दोनों मेरे पास आए, मेरे पास आके बोलेंगे अमित जी हम ना कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। मैं कहूंगा जी ठीक है, कितने पैसे लोगे? मैं कहा जी 25,000 रुपए लूंगा। सर ठीक है, 10,000 रुपए एडवांस पकड़ो, कंपनी बनाओ। मैं कहा जी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? अब ये दोनों गए कहीं और अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढने के लिए। कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस इन्होंने बनाना होगा, किराए पे जगह लेनी होगी, रेंट पे। तो कहीं पे गए जी रेंट कितना? इतना, ये लो जी एडवांस। क्लियर है जी? समझ आ रही है कहानी? अब ये कहां पे गए? इन्होंने स्टाफ हायर किया। हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, लोग चाहिए काम करने के लिए। इन्होंने स्टाफ हायर किया, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किए, ठीक है? अब मीनवाइल इन्होंने बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लिया। क्लियर है ये बात? बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया। बैंक का जो अकाउंट है ना वो खुल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जो मैंने आरओसी को अप्लाई किया कंपनी बनाने के लिए, उसके बेसिस पे बैंक अकाउंट खुल जाता है। बैंक अकाउंट खुल गया। अब जिस दिन बैंक अकाउंट खुल गया, इन दोनों के अकाउंट से 5-5 लाख रुपए जाएंगे किसके? कंपनी के खाते में। वो क्या हो गई? पेड अप कैपिटल हो गई। अब मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मैंने इन दोनों को बुलाया, मैंने इन दोनों का ये पकड़ो अपना सीओआई और मुझे 15,000 रुपए दे दो। इसमें कोई डाउट? 10 पहले दिए थे, 15,000 और दे दो, मैंने इन्हें सीओआई दे दिया। बात खत्म होगी बच्चे। अब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, कंपनी के खाते में 5-5 लाख रुपए जा चुके हैं, पेड अप कैपिटल गई। अब इन्होंने जो भी खर्चा किया है, 25,000 मुझे दिया है, क्या वो कंपनी से वापस नहीं मांगेंगे? हाँ या ना? जो लीज अग्रीमेंट में, उसको रेंट अग्रीमेंट में एडवांस दिया, वापस नहीं मांगेंगे?
वापस मांगने का मतलब क्या है? दोबारा कंपनी के खाते से इनके खाते में पैसे आ जाएंगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले प्रमोटर्स अपनी पर्सनल कैपेसिटी से चेक देते हैं कंपनी को, फिर उसके बाद वो पेड अप कैपिटल हो जाती है। फिर जो भी खर्चा हमने किया होता है कंपनी बनने से पहले, वो वापस हम कंपनी से मांगते हैं, मतलब वो पैसा वापस हमारे बैंक अकाउंटों में आता है। क्लियर है ये बात? मान लो 5-5 लाख रुपए से कंपनी बनाई, 10 लाख रुपीस कंपनी को दे दिए। अब खर्चा हुआ था बनाने का मान लो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए इनके अकाउंटों में वापस आएंगे और अकाउंट में, कंपनी के मेन अकाउंट में कितना रह जाएगा? 8 लाख रुपीस रह जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 लाख थी, लेकिन कंपनी बनते ही 2 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा, जिसको आप लोग कभी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या कभी अकाउंट्स में प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते थे, हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपनी फॉर्म होती है, पर्सनल अकाउंट से पहले पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है, फिर वहां से आप वापस रीइंबर्समेंट लेते हो। किसकी रीइंबर्समेंट लेते हो? एक्सपेंसेस की। क्यों? क्योंकि आप प्रमोटर हो और आपने कंपनी बनने से पहले कुछ खर्चे किए हैं। याद रहेगा? थैंक यू। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नटशेल में अगर हम कंक्लूड करें तो इस क्वेश्चन में हमने 3 चीजें पढ़ ली। पहला हमने क्या पढ़ लिया कि प्रमोटर की डेफिनेशन क्या होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? प्रमोटर का मीनिंग क्या होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ लिया? प्रमोटर का लीगल स्टेटस क्या होता है। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट? क्लियर है? नोट कर लो इसको जिससे भी करना है। बच्चे प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रमोटर कौन होता है, ये तो हमें समझ आ गया, राइट? याद हो गया? पहली बात, प्रमोटर, मेरे को रिप्लाई करना, प्रमोटर का की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 69 में। प्रमोटर कौन होता है? जिसका नाम कहां पे हो? प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में, या दूसरा ऑप्शन कंट्रोल कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तीसरा ऑप्शन वो जो कहता है हम वो मानते हैं, अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी, राइट? और क्या वो ट्रस्टी होता है? क्या वो एजेंट होता है? क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, फ्यूडिशरी। अच्छा, केस का नाम क्या था? लिडने एंड विकपूल आयरन और कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्ड। लिडने एंड विकपूल आयरन और कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्ड। इसमें क्या बोला गया था? प्रमोटर वो है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपकी हेल्प कर रहा है वो प्रमोटर नहीं है। बात खत्म हो गई। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, या बोलते हैं प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, या प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चे, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। इस डायग्राम को देखते हैं ध्यान से। पहले देखना, पहले हम डायग्राम को देखेंगे, समझेंगे, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा। पहले इधर कॉन्सेंट्रेट करना। कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक है? कंपनी के प्रमोटर्स ने आरओसी को अप्लाई करा फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब अप्लाई करा? 1 जनवरी को। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। क्लियर है? कंपनी के प्रमोटर्स ने आरओसी को अप्लाई कर दिया फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब प्रमोटर्स के ब्याह पे मैंने किया होगा ना, सीएस ने किया होगा, अप्लाई कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करा दिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? जो भी चाहिए होते होंगे। सर वो कौन से हैं? हम नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं। पूरा 1.5 घंटे का प्रोसीजर है, ठीक है? अब मान लो हम प्रमोटर्स हैं या कोई भी प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स ने आरओसी को सीओआई के लिए अप्लाई करा। कब अप्लाई करा? 1 जनवरी को। क्लियर है ये बात? अब उसके बाद आरओसी सीओआई देगा, यस और नो? आरओसी ने उस कंपनी को, प्रमोटर्स को सीओआई दिया 30 जनवरी को। कब दिया? 30 जनवरी। मतलब आरओसी ने 30 दिन ले लिए हमारी कंपनी फॉर्म करने के लिए, हाँ या ना? तो 30 जनवरी को हमें आरओसी ने सीओआई दे दिया। कोई डाउट इसमें? वी अप्लाइड ऑन 1 जनवरी, वी हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30 जनवरी। देन अब मान लो 1 जनवरी के बाद और 30 जनवरी से पहले, मतलब सीओआई मिलने से पहले कोई आया हमारे पास, आउटसाइडर। अमित जी, सुना आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी कर रहे हैं। सुना आप ये वाला बिजनेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का? मैं कहा हाँ जी, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करने का बिजनेस कर रहे हैं। सर मेरे को भी रॉ मटेरियल सप्लाई कर देगी आपकी कंपनी? मैं कहा जी बिल्कुल कर देगी, क्या दिक्कत है? लेकिन हमारी कंपनी बिजनेस कब तक नहीं कर सकती? जब तक फॉर्म नहीं होती है। सिंपल सी बात है। मैंने कहा सर कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है सर एक काम करो, ये पकड़ो मेरा एडवांस, 20,000 रुपए एडवांस।
जिस दिन आपकी कंपनी फॉर्म होगी इमीडिएटली मुझे 1 लाख का रॉ मटेरियल दे देना, 80,000 बाद में ले लेना। समझ आई ये बात? वो बंदा मेरे पास कंपनी बनने से पहले ही आ गया प्रमोटर के पास, और आने के बाद क्या कह रहा है कि सर ये पकड़ो 20,000 रुपए एडवांस, और जैसी ही आपकी कंपनी फॉर्म होगी आप मेरे को माल भेज देना, मैं 80,000 रुपए आपको दे दूंगा। क्लियर है ये बात? हमें हमने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी कंपनी के प्रमोटर्स ने मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कब किया? 15 जनवरी को, मतलब COI से पहले। वो 20,000 रुपए एडवांस दे गया हमें और बोला जी ये पकड़ो, और हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि हम प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हमने आपसे 20,000 रुपए लिया और हम आपको कंपनी बनने के बाद 1 लाख का माल सप्लाई कर देंगे। क्लियर है ये बात? हमें समझ आ रही है कहानी? अब बताओ ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बनने के बाद हुआ या कंपनी बनने से पहले हुआ? तो ये क्या हुआ? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इतनी अंग्रेजी तो हमें आती है, इनकॉर्पोरेशन से पहले। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हमने किया तो ये कंपनी ने किया या प्रमोटर्स ने किया? इसलिए इसका नाम क्या है? प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये कंपनी के प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में से एक है, हाँ या ना? तो इसलिए हम इसको प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो 3 नाम हो गए ना इसके। कौन कौन से नाम हो गए? 3 इसके। सर प्री इनकॉर्पोरेशन क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले है। प्रीलिमिनरी क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंपनी। प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये किया किसने है? प्रमोटर्स ने किया है, हाँ या ना? क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से सुनिएगा इधर, ऑल ऑफ यू इधर। बच्चे, कंपनी फॉर्म हो गई, ठीक है? कंपनी फॉर्म हो गई। अब मेरी बात सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब कंपनी फॉर्म हो गई, होने के बाद COI मिल गया, अब कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करना है मिस्टर एक्स को, हाँ या ना? कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया, नहीं किया कंपनी ने रॉ मटेरियल सप्लाई। समझ आ रही है बात? कंपनी की मर्जी, कंपनी ने नहीं किया। नाउ द क्वेश्चन इज, पहली बात, जो आउटसाइडर है मिस्टर एक्स, क्या वो कंपनी पे केस कर सकता है? कंपनी बनते ही रॉ मटेरियल आया ही नहीं, क्या वो कंपनी पे केस कर सकता है? पहली बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया था या प्रमोटर्स ने किया था? तो इसका मतलब कंपनी इज नॉट लायबल। समझ आ रही है ये बात? देखो ध्यान से समझेगा जो मैं कह रहा हूं। कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होती है जिसके अंदर कंपनी की कॉमन सील लगती है। कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं। अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील लगाना जरूरी होता है। अगर कंपनी ने कॉमन सील बनाई नहीं है तो स्टैंप लगा दे, चलेगा। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कॉमन सील इफ एनी। अगर कॉमन सील है तो लगाना जरूरी है, याद रहेगी बात। कॉमन सील नहीं है तो स्टैंप भी चलेगी, याद रहेगा ना। लॉ ने अमेंडमेंट आई थी 2014 में कि कॉमन सील बनाना जरूरी नहीं है, बनी हुई है तो लगानी पड़ेगी। मतलब अगर कोई नई कंपनी फॉर्म होती है, कॉमन सील उसने बनवाई है तो वो लगानी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट में, नहीं बनवाई है तो बिना उसके स्टैंप लगा के काम चल जाएगा। याद रहेगी ये बात हमें? डन? क्लियर है? कॉमन सील कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर्स होते हैं। कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल है जिसमें उसकी कॉमन सील या स्टैंप है, प्लस 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं। याद रहेगी बात? और उन 2 डायरेक्टर्स में से कम एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। अगर कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ABC तीनों डायरेक्टर है, कोई भी 2 लोग साइन कर सकते हैं। ABC में से CMD है तो उसके साइन होना जरूरी है। याद रहेगी ये बात? लॉ क्या बोलता है? लॉ कहता है कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होती है जिसमें उसकी कॉमन सील या स्टैंप होती है, मतलब उसके साइन होते हैं, साथ में 2 डायरेक्टर्स के साइन होते हैं जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, ना तो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, ना कंपनी की कॉमन सील थी, और ना ही कंपनी के डायरेक्टर्स के साइन थे, हाँ या ना? तो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने तो किया ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने किया है? प्रमोटर्स ने किया है। तो अगर कंपनी बनने के बाद रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होता मिस्टर एक्स को, तो मिस्टर एक्स कंपनी पे केस नहीं कर सकता। किस पे कर सकता है? प्रमोटर्स पे कर सकता है। याद रहेगी बात? क्लियर है? देखिए मैंने यहां लिखा हुआ है कंपनी इज नॉट लायबल, प्रमोटर्स आर पर्सनली लायबल। क्लियर है ये बात? अच्छा एक चीज सुनिए बड़े ध्यान से, प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। क्लियर है ये बात? किससे? मिस्टर एक्स से। कब किया था? 15 जनवरी को। इसमें कोई डाउट? सिंपल सी बात है ना। अब जब कंपनी फॉर्म हो गई तो वो जो प्रमोटर्स थे A और B, अब वही प्रमोटर्स डायरेक्टर्स बन गए, हाँ या ना? और अब वो चाहते हैं कि हम वो वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें। समझ आ रही है बात? तो कहता है क्या कंपनी बनते ही वो वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती है? देखो क्या कंपनी, क्वेश्चन क्या आता है, क्या कंपनी प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई कर सकती है? रैटिफाई मींस एक्सेप्ट।
रेटिफाई मीन्स एक्सेप्ट, मतलब पहले प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए और बी प्रमोटर थे, कंपनी बनने के बाद ए और बी क्या बन गए, डायरेक्टर्स। नाउ दे वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, लॉ कहता है दे कैन नॉट डू दैट। कंपनी बनने के बाद कंपनी प्रमोटर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकती, उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? भाई साहब लॉ कहता है कि आप एक्सेप्ट करते हो अपने एजेंट का काम, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, अगर आपको याद हो तो। लेकिन प्रमोटर्स एजेंट्स होते ही नहीं है, तो अगर प्रमोटर्स एजेंट्स नहीं होते तो हम उनका कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते। समझ आ रही है ये बात? कंपनी कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंट्स। व्हाई? बिकॉज एजेंट जो रेटिफिकेशन है वो एजेंसी की होती है और प्रमोटर्स एजेंट्स नहीं होते हैं। तो सर अगर कंपनी बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहती है मिस्टर एक्स के साथ, तो कंपनी क्या करे? कंपनी को दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें दोबारा से स्टैम्प पेपर बनेगा। पहले ए और बी ने एज प्रमोटर साइन किए थे, अब ए और बी एज डायरेक्टर साइन करेंगे, कॉमन सील लगाएंगे। इसका मतलब कंपनी का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद फिर कंपनी लाइबल हो जाएगी और प्रमोटर्स की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। हाँ या ना? समझ आया मैंने सबको क्या बोला? क्लियर है बच्चे? तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी कैन नॉट रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ केलनर वर्सेस बैक्स्टर। केस का नाम आपने याद रखना है, केलनर वर्सेस बैक्स्टर। और यहां पे कह रहा है कंपनी को दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नई कैपेसिटी में, उसको क्या बोलते हैं? नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्लियर है जी ये बात? एक 1886 का केस है और एक 1888 का केस है, नहीं एक 66 का और एक 88 का है। क्लियर है जी ये बात? तो कहने का मतलब इधर देखिए, नट शेल में कंक्लूड करें, प्रमोटर्स ने कंपनी बनाने के लिए अप्लाई कब किया? 1 जनवरी को। सीओआई कब मिला? 30 जनवरी को। दोनों के बीच में उन्होंने 15 जनवरी को मिस्टर एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। वाई प्री इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन से पहले हुआ है। सर वाई प्रमोटर्स? क्योंकि प्रमोटर्स ने किया है। वाई प्रीलिमिनरी? क्योंकि कंपनी के स्टार्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक है। सिंपल सी बात है। इसके लिए क्या कंपनी लाइबल होगी या प्रमोटर्स? प्रमोटर्स। कंपनी क्यों लाइबल नहीं है? क्योंकि कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अगर बनने के बाद कंपनी इसको कंटिन्यू करना चाहती है तो कंटिन्यू करे, रेटिफाई करे या नहीं कर सकती रेटिफाई? नहीं। क्यों? क्योंकि दोबारा से नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कंपनी को खुद की कैपेसिटी में। सर क्यों नहीं कर सकती प्रमोटर्स का काम रेटिफाई? क्योंकि रेटिफाई सिर्फ अपने एजेंट्स का काम होता है, प्रमोटर एजेंट्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसको नए सिरे से नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इधर देखिए होगा, पता है क्या? नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा होगा उसमें लिखा जाएगा हम आपको रॉ मटेरियल देते हैं, वो बंदा 80,000 देगा, प्रमोटर्स 20,000 देंगे कंपनी को। हाँ या ना? क्योंकि पहले जब उसने दिए होंगे वो 20,000 एडवांस प्रमोटर्स के खाते में गए होंगे, अब वो 20,000 प्रमोटर्स कंपनी को पे ऑफ करेंगे ना, तो कंपनी जो बनने के बाद 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसमें से मिस्टर एक्स 80,000 देगा और प्रमोटर्स ने जो एडवांस लिया था वो 20,000 किसको देंगे? प्रमोटर्स कंपनी को दे देंगे। राइट? मतलब कंपनी बनने के बाद कुछ दिनों तक कंपनी और प्रमोटर्स में चेक आते जाते रहते हैं, भाई तेरे ब्याह पे हमने जो पैसे रिसीव किए थे वो वापस ले ले, और तेरे ब्याह पे हमने जो खर्चे किए थे वो हमें पे ऑफ कर दे। हाँ या ना? याद रहेगा केस का नाम केलनर वर्सेस वैक्स्टर, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। याद रहेगा? क्लियर है सबको? पहले अब इसके बारे में मैं कुछ लिखवाऊंगा अपनी लैंग्वेज में, फिर आप इसको नोट डाउन करना। ठीक है? लिखिए। साथ साथ लिखेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। लिखिए प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स entered by promoters of the company. Pre-incorporation contracts are the contracts entered by promoters of the company before its incorporation. Before its incorporation. Full stop.
such contracts are made by promoters hence are also known as promoters contracts. Pre-incorporation contracts are the preliminary contracts. Pre-incorporation contracts are the preliminary contracts. अब क्वेश्चन आता है, इज कंपनी लाइबल फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपनी लाइबल है? आंसर इज company is liable only for such contracts bearing common seal या which bears common seal if any and signatures of two directors. Signatures of two directors at least one MD if any. One managing director if any. कोई भी एमडी नहीं है, सारे डायरेक्टर्स हैं, तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर सकते हैं. एमडी है तो उसके साइन होना जरूरी है. But at the time of pre-incorporation contracts, company was not into existence. Company existence में नहीं थी. And company was not into existence and contract does not bear common seal or signatures of directors. ना ही कंपनी उस टाइम पे बनी थी और ना ही उसमें डायरेक्टर्स के सिग्नेचर्स हैं. बट एन आउटसाइडर may held the promoters personally liable. An outsider may held the promoters personally liable. क्लियर है बच्चे? प्रमोटर्स पर्सनली लाइबल माने जाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने किया. डन. आगे आता है कैन कंपनी ratify such contracts? Can company ratify such contracts?
क्या कंपनी प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, acts of agents can be ratified. But promoters are not agents of the company. Promoters are not agents of the company. Full stop. Hence, promoters contract promoters contracts cannot be ratified. Promoters contracts cannot be ratified. नीचे लिखेंगे केलर वर्सेस बैक्स्टर. ईयर लिखना है 1866, तो आपकी मर्जी है, नहीं लिखना तो भी मर्जी है. बट इफ कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन is willing to perform promoter's contract, is willing to perform promoter's contract, comma, then needs to enter into new contract with outsider या new contract with such party in its own capacity, comma, this is called novation of contract. This is called novation of contract. आफ्टर नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कौन से केस में आई थी, हम यहां लिख सकते हैं, हार्वर्ड वर्सेस क्या नाम था, हार्वर्ड वर्सेस एवरी मैन्युफैक्चरिंग. पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग, PATENT, पेटेंट एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, 1888 का केस है. आफ्टर नोवेशन the liability of promoters shall be discharged and company shall be initiated.
प्रमोटर्स की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और कंपनी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। डन जी, क्लियर है? ठीक है, तो अभी हमने क्या लिखा है एक बार हम इसको पूरा रीड कर लेते हैं। हमने कहा जी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर दी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, ये हमें पता है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय प्रमोटर्स, देयरफॉर दे आर नोन एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड आर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द कंपनी। इज कंपनी लाइबल? नो, बिकॉज कंपनी इज लाइबल फॉर every such contract which bear its common seal and signatures of 2 directors, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए। बट जब जब प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कंपनी वॉज नॉट इन टू एग्जिस्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बियर कॉमन सील और सिग्नेचर्स ऑफ डायरेक्टर्स। बट यस, प्रमोटर्स आर पर्सनली लाइबल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने किया था? प्रमोटर्स ने किया था। कैन कंपनी रेटिफाई सच कॉन्ट्रैक्ट्स? नो, बिकॉज ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंट कैन बी रेटिफाइड एंड प्रमोटर्स आर नॉट agents of the company. But if company is willing to perform such contract, then company needs to enter into new contract, and such new contract, this concept is known as novation of contract. Post novation, after novation, the liability of promoter shall be discharged and the liability of company shall be initiated. Yes or no? Clear है सबको? Any doubt? बच्चे प्लीज ध्यान से देखते हैं। अब आता है हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन, conclusiveness of COI, conclusiveness of certificate of incorporation, section 9। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। कहते जी हमें ये तो समझ आ गया कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये भी समझ आ गया कि प्रमोटर्स कैसे कंपनी बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर कंपनी बनती है तो फिर उसको कंपनी नोवेट कर लेती है, राइट। कहते हैं जब कंपनी फॉर्म होती है, हम कहते हैं कंपनी फॉर्म हो गई, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तैयार हो गया, हाँ या ना। जिस दिन आरओसी हमें कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बना देता है, चाहे हमें दे 4 दिन बाद, जिस दिन बनता है ना सीओआई, उस दिन उसकी डेट लगती है, उस पर सीओआई पे डेट लिखी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे डेट लिखी होती है। जो डेट उस पर लिखी हुई है ये माना जाएगा कि कंपनी उसी दिन इनकॉर्पोरेट हुई है, हाँ या ना। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। यार मेरा जो बेटा है, जो मेरा एल्डर सन है, ही वॉज बोर्न ऑन 29 अगस्त 2008। जो मेरा बड़ा बेटा है वो 29 अगस्त 2008 को पैदा हुआ, सुबह 8:01 पे। उसका बर्थ टाइम क्या है? 8:01 AM मॉर्निंग। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है 8:05। पैदा हुआ वो 8:01 पे, लिखा हुआ 8:05। हम जितना मर्जी बोल लें वो 8:01 पे पैदा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट क्या मानेगी? वो 8:05 पे पैदा हुआ है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि जो सर्टिफिकेट पे लिखा है वही वैलिड माना जाएगा, यस और नो। चाहे सच्चाई कुछ और है, लेकिन जो सर्टिफिकेट पे लिखा है वही वैलिड माना जाएगा, हाँ या ना। अब आप सुनिए, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है? क्या सीओआई भी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है? कंपनी पैदा हुई है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका प्रूफ क्या है? सीओआई, हाँ या ना। तो कहता है जो सीओआई पे लिखा हुआ है वो वैलिड माना जाएगा। समझ आती है ये बात? हमें याद रहेगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है सुनिएगा, आपके एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है। देखिए आपके एग्जाम में आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन is the conclusive evidence, is the conclusive evidence for existence of company. Certificate of incorporation is the conclusive evidence for existence of company. Conclusive मतलब final, non challengeable, non disputed, जिसमें कोई झगड़ा, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता। समझ आती है ये बात? जो सीओआई में लिखा है वो फाइनल है। एक और लैंग्वेज के आ सकता है आपका क्वेश्चन, सुनना क्या, या तो ऐसे आएगा, सीओआई इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन।
ठीक है, या आएगा, सुनिए ध्यान से, वंस COI has been given to the company, once COI has been given to the company, comma, nothing can be inquired into its prior proceedings. एक बार कंपनी बन चुकी है, कंपनी कैसे बनी, कितने सब्सक्राइबर्स थे, गलत है सही है, जब एक बार कंपनी बन चुकी है, अगर COI मिल चुका है तो कंपनी कैसे फॉर्म हुई, ROC ने कैसे बना दी, वो मैटर नहीं करता। अगर कंपनी फॉर्म हो चुकी है इसका मतलब COI है तो कंपनी फॉर्म हो चुकी है। याद रखिए बात, लैंग्वेज पढ़ो क्वेश्चन की, वंस COI हैज बीन गिवन टू द कंपनी, नथिंग कैन बी इंक्वायर्ड इनटू इट्स प्रायर प्रोसीडिंग्स। भाई मैंने पब्लिक कंपनी बना ली, मैंने प्राइवेट कंपनी बना ली, कोई कहता तूने कंपनी बना ली, मैंने कहा हाँ, चल झूठे तूने कहा बनाई, मैंने दिखा दिया देख COI, और तेरे को कैसे मिल गया, कैसे मिल गया वो तेरा मतलब नहीं है, COI है ना, मतलब मेरी कंपनी फॉर्म हो चुकी है। समझ आ रही है ये बात? ये जो लैंग्वेज है ना, वंस COI हैज बीन गिवन, नथिंग कैन बी इंक्वायर्ड इनटू इट्स प्रायर प्रोसीडिंग्स, ये एक जज साहब ने दी थी, उनका नाम था लॉर्ड केन्स। लॉर्ड केन्स, इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी जिसके पे क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये बात? तो क्या हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसके बाद सब कंपनी फॉर्म हो चुकी है, अब कहता जी कोई हमारी कंपनी को चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात समझ आती है? नो वन कैन चैलेंज आवर एग्जिस्टेंस बिकॉज वी हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डन? क्वेश्चन समझ आया? अब देखिए बच्चे, इसके अंदर कुछ केसेस हैं। पहले केस का नाम है कॉन्क्लूसिवनेस ऑफ COI में जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस, 1924 का केस है। जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस। ऑन एन एवरेज 2 साल में CS के पेपर 4 बार होते हैं ना, साल में 2 बार होते हैं, हर 4 अटेम्प्ट में एक बार ये वाला केस जरूर आ जाता है। हर 4 अटेम्प्ट में कभी एक बार ये वाला केस आ जाता है, हर 4 अटेम्प्ट में कभी एक बार ये वाला केस आ जाता है। ये कम आता है, पर ये वाले 2 केस बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज सुनिएगा बच्चे, ऑल ऑफ यू, जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस के केस में क्या हुआ। मैंने पहले शायद बेसिक्स में भी पढ़ाया था आपको, या फर्स्ट चैप्टर में। कितनों ने ये केस मुझसे पहले नहीं पढ़ा हुआ, जुबली कॉटन मिल्स वाला? 8-10 बच्चों ने, बाकियों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हुआ क्या था, जुबली कॉटन मिल्स एक कंपनी है, ये 1920 का केस है, 1920 का। वो बात और है, जजमेंट 1924 में आई, पर जो फैक्ट्स है वो 1920 के हैं। जुबली कॉटन मिल्स के प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स ने 6 जनवरी 1920 को, कब? 6 जनवरी 1920 को प्रमोटर्स ने क्या किया, ROC को अप्लाई कर दिया डॉक्यूमेंट्स देके COI के लिए। इसमें कोई डाउट? कब अप्लाई किया? 6 जनवरी को। क्लियर है बच्चे ये बात? जवाब दो। अब 6 जनवरी को जब ROC को अप्लाई किया तो ROC COI देने में टाइम लगाएगा। इन्होंने पीछे से क्या किया, 6 जनवरी को ही लुइस नाम के बंदे को शेयर्स अलॉट कर दिए। क्लियर है ये बात? मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी बनाने के लिए ROC को अप्लाई कब किया? 6 जनवरी 1920 को, ठीक है, और उसी दिन कंपनी ने लुइस को शेयर्स अलॉट कर दिए। अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या ये अलॉटमेंट वैलिड है? क्योंकि अलॉटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइड या शेयर होल्डर या अलॉटी। अभी तक कंपनी तो फॉर्म हुई नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट वैलिड नहीं है। हाँ या ना? क्लियर है? जवाब दो। अब लुइस आ गया लड़ाई करने के लिए कि जी आपने मेरे से पैसे ले लिए हैं और अब मुझे सुनने में आ रहा है कि आपकी जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो वैलिड नहीं है। अलॉटमेंट क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी को COI नहीं मिला। वो कहता है सर टेंशन ना लो, पहले COI आ जाए फिर बात करेंगे। अब COI बनाया 8 तारीख को ROC ने। कब बनाया? 8 को। 6 को अप्लाई किया, 6 को ही अलॉटमेंट कर दी, 7 को लुइस लड़ने आ गया, 8 तारीख को COI मिला। लेकिन COI मिलते हुए 8 को बनाया ROC ने COI, स्टैंप उसने गलती से 6 की लगा दी। COI बना कब है? 8 को, 8 जनवरी को। गलती से स्टैंप कौन सी लगा दिया है?
6 जनवरी की। अब बताओ सीओआई के क्या कहता है, सीओआई की लैंग्वेज क्या है, कब बना है 6 को, चाहे 8 को बना है, सच्चाई कुछ और है, लिखा क्या है 6 जनवरी। तो कब इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी कंपनी 6 को, और अलॉटमेंट भी कब हुई है 6 को। अब क्या ये अलॉटमेंट वैलिड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। समझ आई ये बात। तो कहता जी चाहे फैक्ट्स कुछ और है, चाहे सच्चाई कुछ और है, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा हुआ है वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर है बच्चे ये बात सबको, जवाब दे दो, डन, ठीक है। इस पे ना एक छोटी सी वो मूवी टाइप है, वो मैं आपको दिखा। Certificate of incorporation is the conclusive evidence for existence of company. Jubilee Cotton Mills Limited versus Lewis, 1924. Conversation between Harry and Amy. हेलो हैरी, डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं आरओसी में जाके कंपनी रजिस्टर करा देता हूँ। ओके एमी। Documents submitted. Shares allotted by Harry to Lewis on the date of document submission to ROC. लुइस आया था, हमने उसको शेयर अलॉट करे हैं, ये रही उसकी पेमेंट। Conversation between Amy and Lewis. Amy, you cheated on me. तुमने मेरे साथ गलत किया है। मैंने तुम्हें सारे शेयर्स की पेमेंट कर दी है, तब भी मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है और मेरे सारे शेयर्स वॉइड हैं। लुइस जी, ऐसा नहीं है, हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट आरओसी में सबमिट करा दिए हैं, 1-2 दिन में हमारी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। Certificate of incorporation received by company. On the 6th of January, 1920, the necessary documents were submitted to the registrar for registration. On the 8th of January, that is, 2 days later, he issued certificate of incorporation, but mistakenly dated it 6th January instead of 8th January. It was held by the House of Lords that the date borne by the certificate of incorporation is the date of the birth of the company. The company shall be deemed to have come into existence on that very date. Hence, the shares allotted to Lewis are valid. जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी फॉर्म कब हुई है 8 जनवरी को, ये सबको पता है। लेकिन कंपनी का जो सीओआई वो क्या लैंग्वेज प्रेजेंट कर रहा है कि 6 जनवरी को कंपनी बनी है, और अलॉटमेंट भी कब हुई है 6 जनवरी को। तो इसका मतलब ये कि वो अलॉटमेंट वैलिड मानी जाएगी। तो वट एवर हैज बीन स्टेटेड इन योर एट योर सीओआई, जो भी उसके ऊपर लिखा हुआ है वो वैलिड माना जाएगा, चाहे ओरिजिनली या ट्रू फैक्ट्स कुछ और ही क्यों ना हो। सिंपल है। तो क्या हम लोगों को यहाँ पे पहला केस समझ आ गया? द फर्स्ट केस वॉज जुबली कॉटन मिल्स वर्सेज लुइस 1924। डन, याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट चीज, यहां पर एक और केस हुआ जिसका नाम था मूसा वर्सेज इब्राहिम, 1912 का केस था ये, ठीक है। मूसा वर्सेज इब्राहिम। कभी भी ना ये क्वेश्चन जो है मूसा वर्सेज इब्राहिम वाला, ये डायरेक्टली नहीं आता,
ये आपको पूछा जाता है केस स्टडी की फॉर्म में, हमेशा केस स्टडी की फॉर्म में आएगा और आपको इस केस की रेफरेंस देनी है। कैसे आएगा वो मैं बताता हूं, सुनना। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल रक्षिता जी, ये भूमि जी आपकी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है कि ठीक ठाक फ्रेंड है? अच्छी फ्रेंड है। आप सेम कॉलेज में हो और आप सीएस कर रहे हो, दोनों होम टाउन दोनों का सेम है, अलग अलग है, मतलब दिल्ली में आके फ्रेंड बने। अच्छा, एक बात बताओ रक्षिता जी, मान लो आप लोग कल को सीएस बन जाते हो, अलग हो जाते हो, वो कहीं और आप कहीं और, टच खत्म हो जाता है, लिंक टूट जाता है। आप अपनी लाइफ से खुश हो, आपके पास जॉब है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास फ्लैट है, सब कुछ है। एक दिन अचानक आप रक्षिता को, इसको मिलते हो, भूमि को, कभी रास्ते में टकर जाते हो किसी मार्केट में, आपके पास होंडा सिटी है, इसके पास BMW है, आपका सैलरी पैकेज 10 लाख है, उसका 50 लाख है, आपके पास फ्लैट है और इसके पास पेंट हाउस है, बड़ा वाला फ्लैट है, स्विमिंग पूल वाला फ्लैट है। हाउ विल यू फील? ऑनेस्ट, थोड़ा आगे और लाउड। अच्छा लगेगा। कितने लोग कहते हैं सर बुरा लगेगा? 1 2 3 देखो 15 20 लोग कहते हैं कि बुरा लगेगा। हाँ, आप कह रहे हो अच्छा लगेगा। मतलब अगर ये सोचना है तो तुषार कपूर को तो शाहरुख खान सलमान खान को देखकर खुदकुशी कर लेनी चाहिए, अभिषेक बच्चन को कूद जाना चाहिए छत से, नहीं। लोग अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं, ये बात सच है। प्रैक्टिकली बात करते हैं। यामिनी जी, आपने एक नई गाड़ी खरीदी होंडा सिटी और अभी अभी आपने आके अपने घर के सामने लगाई, खुश हो? हाँ या ना? खुश हो। आधे घंटे बाद पड़ोसी आता है और नई नई मर्सिडीज लाके अपने घर के आगे लगा दे, खुश हो? नहीं, अपनी होंडा सिटी की खुशी मारी जाएगी। हाँ या ना? है ना? ये ह्यूमन नेचर है, जो गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन ठीक है। ईगो या जेलसी आर दी पार्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी। ऐसा ही कुछ मूसा के साथ हुआ। आप जैसे बच्चे स्कूल टाइम पे क्या करते थे? स्कूल टाइम में जब मैम ने आपका क्वेश्चन गलत किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके फ्रेंड का ठीक किया हुआ है, मैडम के पास जाते थे, हमारा भी ठीक है। मैडम कहती थी नहीं ये गलत है, उसका भी काटो फिर, है ना? ऐसा ही कुछ मूसा और इब्राहिम के साथ हुआ। दोनों भाइयों का नाम है मूसा आरिफ एंड इब्राहिम आरिफ। हुआ क्या, इब्राहिम आरिफ जो था उसने एक पब्लिक कंपनी बनाई, इब्राहिम ने पब्लिक कंपनी बनाई। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए होते हैं, तो इब्राहिम ने क्या करा, खुद और उसकी वाइफ और 5 छोटे उसके बच्चे, 2-2, 1.5, 2.5 साल के बच्चे, 5 बच्चे। अब 7 को ले गया और कंपनी फॉर्म हो गई, जबकि ये गलत है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं और सब्सक्राइबर्स मेजर होने चाहिए, कोई भी माइनर सब्सक्राइबर नहीं हो सकता। समझ आई बात? तो उसने क्या करा, अपने साइन करे, अपनी वाइफ के साइन करवाए और 5 का गार्जियन बन के साइन कर दिए। और आरओसी ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ये माइनर है सब्सक्राइबर्स, गलती आरओसी की, और आरओसी ने सीओआई प्रोवाइड कर दिया। इसमें कोई डाउट? अब मूसा आया इब्राहिम के पास और उसको कहता है कि यार तूने पब्लिक कंपनी बना ली? कहता है हाँ। कैसे बना ली? कहता है हम 7 लोग हैं, उसमें 7 लोग चाहिए होते हैं हमें। कहता कहाँ हो तुम 7? तुम तो 2 ही हो। कहता नहीं 5 बच्चे। कहता यार बच्चों के साथ कंपनी बन जाती है? इब्राहिम कहता हाँ जी बन जाती है। अब मूसा चला गया अपने बच्चों को लेके, मेरी भी बनाओ जी। अब आरओसी कहता है नहीं बन सकती जी, बच्चे आपके माइनर है, सारे वो लोग मेजर होने चाहिए। भाई के भी तो माइनर है, उसकी तो बना दी तुमने, मेरी कह रहे हो नहीं बनेगी। नहीं जी हमने तो नहीं बनाई। कहता देखो भाई का सीओआई भी है। अब मूसा ने इब्राहिम पे केस कर दिया, मतलब भाई ने भाई की खुशी पे केस कर दिया कि माय लॉर्ड ऐसे कैसे इसकी बन गई और मेरी नहीं बनी। समझ आई ये बात? तो अब कोर्ट ने ये कहा कि यार देखो गलती आरओसी की है, अब लेकिन सच्चाई ये भी है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है क्योंकि कंपनी को सीओआई मिल चुका है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो मूसा कहता है माय लॉर्ड दिक्कत क्या है, सर्टिफिकेट फाड़ दो, बात खत्म हो जाती है, कंपनी बंद हो जाएगी। कोर्ट कहता है बच्चे सर्टिफिकेट फाड़ने से बच्चा थोड़ी मरता है,
हाँ या ना? आपका बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ दिया, आपकी डेथ थोड़ी हो जाएगी। यस और नो? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट करती है। बर्थ सर्टिफिकेट फाड़ दिया तो आप मर गए, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कोर्ट ने कहा जी देखो इब्राहिम भाई, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 5 लोग और लेके आओ तो कंपनी कंटिन्यू होगी, या इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप और आपकी वाइफ। और अगर दोनों ही ऑप्शन आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात? और वाइंड अप का मतलब क्या है कि हम मान रहे हैं कि कंपनी एग्जिस्टेंस में है और लीगल तरीके से उसे बंद करना पड़ेगा। समझ आ गई ये बात? क्लियर है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मूसा वर्सेस इब्राहिम में लिखिएगा एक बार। मूसा वर्सेस इब्राहिम में लिखिए, if there are not minimum subscribers to the MOA, if there are not minimum subscribers to the MOA, if there are not minimum subscribers to the MOA, or subscribers to MOA are minors, subscribers to MOA are minors, or their signatures are forged, or their signatures are forged, F-O-R-G-E-D, comma, even then, if the certificate of incorporation has been granted, even then, if the certificate of incorporation has been granted, comma, the fact of existence of company cannot be ignored. The fact of या fact about existence of company cannot be ignored. ठीक है जी? The fact about existence of company cannot be ignored. इसको, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कंपनी फॉर्म हो चुकी है। अब आप देखो मूसा और इब्राहिम वाले केस पे ईमानदारी की बात यह कि लॉर्ड केन्स वाली बात कितनी सेटिस्फाई होती है। देखो ये लॉर्ड केन्स ने जो लिखा है ये मूसा इब्राहिम पे फिट बैठता है। Once COI has been given to the company, nothing can be inquired into its prior proceedings. भाई आप 2 थे, 7 थे, माइनर थे, फोर्स थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर COI मिल चुका है तो कंपनी वैलिड मानी जाएगी। हाँ वो बात और है कि आपने पब्लिक बनाई है और पब्लिक में 7 मेंबर्स होने चाहिए, और अभी आपकी कंपनी में 2 हैं, बाकी सब माइनर्स हैं, तो इसलिए आपको या तो इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करो या आप इसको बंद करो, 2 ही ऑप्शन है। क्लियर है ये बात? या तीसरा 5 मेजर मेंबर्स अभी लेके आओ क्योंकि ये सब्सक्राइबर्स है। क्लियर है ये बात? याद रहेगा जी? चले आगे। अब तीसरी वाली बात क्या आई? तीसरा केस आता है बमन वर्सेस सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड। ठीक है जी? अब ये भी एक कंपनी या लिमिटेड वर्ड आ रहा है, बच्चों को लगता है सर सोसाइटी वर्ड भी तो है, लेकिन एम्फेसाइज किस पे है? लिमिटेड। लिमिटेड है तो ये पब्लिक कंपनी है। यार मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इधर ऑल ऑफ यू। सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड एक कंपनी थी, जिन लोगों की कंपनी थी उनका दोस्त था बमन। ठीक है? ये भी दोस्त की खुशी से दुखी था। सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड के जो प्रमोटर्स थे इन्होंने कंपनी फॉर्म करी और अपना बिजनेस स्टार्ट करा। जो बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा वो गैर कानूनी था, अनलॉफुल था। सिंपल सी बात है। अब वो इलीगल बिजनेस कर रहे थे। इनके फ्रेंड बमन ने बोला यार तुम ऐसे कैसे ये वाला बिजनेस कर सकते हो, ये तो गैर कानूनी है, अनलॉफुल है। उन्होंने कहा चलो कोई अनलॉफुल नहीं है, देख हमें COI मिला हुआ है। उसने कहा मतलब COI मिला हुआ है? तो कहता है देख हमारी कंपनी है जो ये बिजनेस कर रही है। हाँ, कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने तो ये वाला ऑब्जेक्ट देख लिखा हुआ है अपने MOA में
और आरओसी ने हमें सीओआई दे भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड ने एमओए बनाते हुए कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट डाला था और आरओसी ने ध्यान नहीं दिया और आरओसी ने एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज ध्यान से पढ़ा नहीं, सीओआई प्रोवाइड कर दिया। तो जब आरओसी ने सीओआई दे दिया तो उसके बाद वो बिजनेस करना स्टार्ट हो गए। बमन ने केस कर दिया कि माय लॉर्ड हमको तो ये वाला बिजनेस करने नहीं देते और इनको करने दे दो, बात कोर्ट में चली गई। तो सेक्युलर सोसाइटी जो लिमिटेड थी, इनका ग्राउंड था कि आरओसी ने हमें सीओआई दिया है, अगर सीओआई दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी लीगल है, वैलिड है और हमारी कंपनी ये वाला ऑब्जेक्ट कर सकती है, हाँ या ना। अब जज साहब ने क्या बोला सुनिए। जज साहब ने एक लाइन बोली, लिखिएगा इसमें, बमन वर्सेस सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड में लिखिए, बमन वर्सेस सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड 1917। इसमें जज साहब ने क्या बोला, इसमें जज साहब ने कहा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन लीगलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, कैन लीगलाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी की एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, लीगल प्रूफ, बट इज नॉट एम्पावर्ड, but is not empowered to make its unlawful objects legal, to make its unlawful objects legal. COI आपकी कंपनी को कानूनी मान्यता देता है, लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो परमिट करता है कि आप अपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स करो, नहीं, सॉरी, आपको या तो अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी या आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। समझ आई ये बात हमें, क्लियर है। तो आपने नोट की उस जमाने में 1924 का केस है, एक 1912 का, एक 1917 का, कितनी गलतियां होती थी आरओसी से। अभी ऐसी गलतियां नहीं होती, क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा गया है कि कंपनी जब आप फॉर्म करोगे तो आरओसी के पास आप डायरेक्टली नहीं जाओगे, आप सीए, सीएस या सीडब्ल्यूए के थ्रू जाओगे, या सीए बनाएगा या सीएस या सीडब्ल्यूए, और वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ढंग से चेक करेगा। और आपको पता है जब मैं कंपनी फॉर्म करता हूं तो मैं एक सर्टिफिकेशन देता हूं कि मैंने कंपनी बनाते हुए कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज देख ली है, कुछ भी इलीगल या अनलॉफुल या गलत नहीं है, और अगर कुछ हुआ तो मुझे पकड़ लेना। अब अगर कुछ गलत निकला तो आरओसी प्रमोटर से पहले किसको पकड़ेगा? उस प्रोफेशनल को पकड़ेगा जिसने कंपनी फॉर्म करी है, हाँ या ना। याद रहेगा सबको? एनी डाउट इन दिस? तो कहने का मतलब क्या हुआ, सीओआई के अंदर 3 केसेस हो गए। पहले केस का नाम क्या है? जुबली कॉटन मिल्स वर्सेस लुइस 1924। दूसरे केस का नाम क्या है? मूसा वर्सेस इब्राहिम, मूसा वर्सेस इब्राहिम 1912। एंड तीसरा बमन वर्सेस सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड 1907। बच्चे देखिएगा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4, रेमेडीज अवेलेबल टू कंपनी अगेंस्ट प्रमोटर। ये क्या है पहले इसको एक बार समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा बच्चे। लॉ कहता है कि प्रमोटर कंपनी बना रहे हैं, तो प्रमोटर बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के कंपनी बनाने में लगे हुए हैं। हो सकता है वो 15-20 दिन, 1 महीना ऑफिस भी ना जाए, अपने बेचारे काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हाँ या ना। तो क्या कोई प्रमोटर प्रॉफिट रिसीव कर सकता है? क्या प्रमोटर जब कंपनी फॉर्म करता है तो उसको उसकी फीस मिलती है, वो क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या कोई प्रमोटर कंपनी के लिए जब काम कर रहा है तो कोई प्रॉफिट रिसीव कर सकता है? पहला क्वेश्चन। सर किस तरीके का प्रॉफिट? मान लो कंपनी बनाने के लिए, एक कंपनी जब हम बना रहे थे तो कंपनी बनाने के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी चाहिए। हमारे पास बहुत पैसा है, प्रमोटर बहुत खुला पैसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, हाँ या ना। अब एक प्रमोटर है, उसने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के लिए किसी से डील करी, किसी की प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीस की खरीदी। हो सकता है ऐसा? प्रमोटर ने क्या करा, किसी से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की डीलिंग करी कि कंपनी बनानी है, हमें उसका ऑफिस चाहिए, तो तेरी जगह पसंद आ रही है, मैं ऑफिस के लिए 1 करोड़ में बात फाइनल होगी, ठीक है।
वो कंपनी को बेचना चाह रहा है 1,20,00,000 में। प्रमोटर ने आउटसाइडर से कितने पे ली? 1 करोड़ रुपीस पे। अब वो कंपनी को कितने में देना चाह रहा है? 1.2 करोड़ में, 20 लाख रुपए कमाना चाह रहा है। तो पहली बात, क्या प्रमोटर कभी भी ये 20 लाख रुपए कमा सकता है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। लॉ कहता है, देखिए लॉ की लैंग्वेज क्या है, लॉ कहता है कंपनी लॉ डज नॉट फॉरबिड अ प्रमोटर फ्रॉम रिसीविंग प्रॉफिट। कंपनी लॉ नहीं कहता कि आप मत कमाओ, आप कमाओ, आप प्रॉफिट कमाओ, बट फॉरबिड फ्रॉम रिसीविंग अनडिस्क्लोज्ड या हिडन। आप छुपा के नहीं काम करोगे। आप बोलो कि मैंने 1 करोड़ का लिया है, 1,20,00,000 की बेचूंगा, वारा खाती है तो कंपनी लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। लेकिन आप झूठ नहीं बोलोगे जी 1,20,00,000 की आई है, मैं 1,20,00,000 की तरह हूं, मैं कुछ नहीं कमा रहा, ये गलत है। समझ आ रही है बात? कंपनी लॉ कहता है प्रमोटर्स ने जो प्रॉफिट कमाना है वो कमाए, लेकिन बता के कमाए, डिस्क्लोज करके कमाए, छुप के या हिडन या अनडिस्क्लोज प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब मान लो कंपनी को प्रमोटर ने कहा था कि जी मैं 1,20,00,000 का फ्लैट आपको दे रहा हूं क्योंकि मैंने 1,20,00,000 का ही लिया, ठीक है। कंपनी को पता चला नहीं जी ये तो 1 करोड़ का लिया था इसने और 20 लाख रुपए इसने छुपा के मुनाफा कमाया, ठीक है। अब कंपनी के पास क्या रेमेडी है? क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन देखो, रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट टू कंपनी अगेंस्ट प्रमोटर कब? इफ प्रमोटर मेक्स एनी सीक्रेट प्रॉफिट। क्लियर है बच्चे ये बात कि आपने सीक्रेट प्रॉफिट किया है जो आप कर नहीं सकते थे, तो अब कंपनी को पता चल गया, अब कंपनी क्या करेगी? क्वेश्चन क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से। पहली बात, कंपनी देखो जैसे ही पता चलेगा, अगर तब तक कंपनी ने सेल नहीं हुई, अभी तक कंपनी ने परचेज नहीं किया, कंपनी को उससे पहले ही पता चल गया, तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर देगी, कैंसिल कर देगी। कंपनी कहेगी भाई सॉरी, हमें तेरे से ये प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, हम नहीं करना चाहते परचेज, ठीक है जी। क्यों? हमें पता चल गया तो झूठ बोलना। क्लियर है ये बात सबको? अगर हम परचेज कर चुके हैं तो रिस्काइंड वाला तो ऑप्शन है नहीं। अगर सेल डीड साइन हो चुकी है तो हम बोलेंगे देख हम खरीद तो चुके हैं, लेकिन हम तेरे को 1 करोड़ देंगे, 1,20,00,000 देंगे। हमने तेरे को 50 लाख एडवांस दिया था, 70 लाख बैलेंस था, 70 नहीं 50 देंगे, 20 लाख हम दे रहे, जा जो करना करने। समझ आइए बात? तीसरा ऑप्शन, अगर उसको आप प्रॉपर्टी खरीद भी चुके हो और 1,20,00,000 दे चुके हो, अब तो कुछ हो नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख के लिए केस ही तो कर सकते हो, हाँ या ना? इसको होता है मिसफीजेंस। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी कंपनी का प्रमोटर आपके साथ गलत काम कर रहा है, तो आप क्या करो? पहली बात, उस प्रॉपर्टी को खरीदने से मना कर दो। दूसरी बात, मना नहीं कर सकते हो क्योंकि खरीद चुके हो, तो उसको 1 करोड़ दो, जो एक्स्ट्रा 20 लाख थे उसके वो मत दो, उसको करने दो, केस देखी जाएगी कोर्ट में, ठीक है। तीसरी चीज, अगर पूरे पैसे दे चुके हो, बाद में पता चला, तो 20 लाख रुपए वापस उससे क्लेम कर। याद रहेगा सबको? एनी डाउट इन दिस? तो ये क्या हुआ? रेमेडीज अवेलेबल टू कंपनी अगेंस्ट प्रमोटर कब? When company comes to know about the fact of making secret profit by the promoter, what company can do? First of all, company can rescind the contract. Company can say to the promoter that sorry, we are not willing to perform this contract with you. And if company has already performed the contract, then company must pay the amount up to 1 CR only, not the excessive amount. And if excessive amount has already been paid, then company can sue such promoter for violation of Companies Act as well as for misfeasance and fraud. याद रहेगा? Any doubt in this? कर लो, इसको नोट करना था बच्चे, प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। देखो यार, पहली बात मैंने आपको बताई थी कि प्रमोटर्स का फ्यूडिशरी रिलेशन होता है कंपनी के साथ, हाँ या ना? एंड फ्यूडिशरी रिलेशन मींस रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। कंपनी प्रमोटर पे विश्वास करती है, कंपनी प्रमोटर की बात मानती है, सिंपल सी बात है। कंपनी ये मानती है कि जो प्रमोटर ने कह दिया वो सत्य वचन, वो सही है। तो पहले ड्यूटी आपकी क्या बनती है कि अगर आप पे कोई विश्वास करता है तो आप उस विश्वास को तोड़ोगे नहीं। कंपनी आप पे ट्रस्ट करती है तो देयर शुड नॉट बी एनी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय प्रमोटर्स, हाँ या ना? क्लियर है? कहता है जी कंपनी के प्रमोटर्स की ड्यूटी है कि वो विश्वास ना तोड़े। अब यार कोई भी जब किसी का विश्वास तोड़ता है तो वो सिर्फ पैसों के लिए तोड़ता है, हाँ या ना?
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कंपनी का विश्वास नहीं तोड़ोगे, मतलब आप कंपनी के साथ पैसों की हेराफेरी नहीं करोगे। इसका मतलब आप कंपनी से कुछ छुपाओगे नहीं, आप कंपनी से बिना छुपाए कोई प्रॉफिट नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, हाँ या ना। यहां पर भी वही वाली बात आ रही है कि कंपनी के प्रमोटर्स की ड्यूटी है कि वो अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो उस प्रॉफिट को डिस्क्लोज करें, अनडिस्क्लोज ना रखें। ठीक है जी, क्लियर है ये बात हमें। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार एक लाइन रिपीट कर रहा हूं कि प्रमोटर्स कभी अनडिस्क्लोज प्रॉफिट नहीं करेंगे, प्रमोटर्स कभी हिडन प्रॉफिट नहीं करेंगे। यही कह रहा हूं ना मैं आपको कि प्रमोटर्स की ड्यूटी है कि वो हमेशा क्या करें, आपके साथ डिस्क्लोज करें कि हाँ जी हमने इतना मुनाफा कमाया है, वो कंपनी को बताएं। सर पहली बात, कंपनी मतलब व्हाट, वो किसको बताएंगे, और दूसरी बात वो कैसे बताएंगे। मान लो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में उसने बेची। अब वो ये बताना चाहता है कि मैंने 20 लाख रुपए कमाए हैं। सर वो किसको बताए, कहता है सुनिए, पहली बात, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो और आप उसको बताना भी चाह रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। किसको बताना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और आपको अगर पता हो, या आप कभी डायरेक्टर चैप्टर पढ़ोगे, हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए होता, कुछ क्लासिफाइड कंपनीज है। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो कहता है जितने शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ऑल शेयर होल्डर्स, उन सबको बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम बार बार कह रहे हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रमोटर टू डिस्क्लोज द प्रॉफिट टू द कंपनी। अब डिस्क्लोज किसको करेगा, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो टू दी ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ दी कंपनी। याद रहेगी ये बात, कोई डाउट। और ये वाली बात कौन से केस में आई थी, ये केस था ग्लक्सटीन वर्सेस बर्न्स करके, BARNES, ग्लक्सटीन वर्सेस बर्न्स, ये रहा नाम। इसमें देखो क्या कह रहा है, नो अनडिस्क्लोज प्रॉफिट, डिस्क्लोजर टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, प्लस इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या यहाँ पे और लिख सकते हो, और इफ नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स। याद रहेगा जी सबको, एनी डाउट इन दिस। और अगर देखो ड्यूटी उसकी ये बनती है, और अगर ये वाली ड्यूटी वो पूरी नहीं करता तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि हमें बिना बताए उसने करा, तो अब हम या तो उससे कैंसिल कर देंगे या हम उससे पूरे 1 CR देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, और ज़्यादा दे चुके हैं तो 20 लाख वापस ले रहे बात हमें। या तो आप अब एक चीज समझो, एक आम आदमी लाइबल कब होता है, जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। तो प्रमोटर्स की ड्यूटी ये है, अगर ड्यूटी परफॉर्म उन्होंने नहीं करी तो फिर वो लाइबल माने जाएंगे। क्लियर है ये बात सबको, डन, समझ आ गई कहानी। प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन में जो हमारा क्वेश्चन है ये कहता है रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर्स। ये क्वेश्चन कहता है रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगी, बच्चे बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी बनाना लेंदी अफेयर है। प्रमोटर्स बेचारे आइडिया लाते हैं, हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रमोटर्स कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढते हैं, प्रमोटर्स MOA बनाते हैं, प्रमोटर्स AOA बनाते हैं, प्रमोटर्स कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए। क्या इन सारी चीजों में टाइम नहीं लगता? हो सकता है प्रमोटर्स को 2, 3, 4 महीने इसी में लगते हो। तो कहता है जो प्रमोटर्स हैं जब वो कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, तो जब उन्होंने अपनी तरफ से 2 महीने लगाए, तो कंपनी बनने के बाद वो कंपनी को बोलेंगे कि देखो जी हमने 2 महीने आप पे लगाए हैं आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो हमारी कुछ तो फीस बनती है, तो वो हमें पे ऑफ करो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को, कंपनी अपने प्रमोटर्स को रेम्यूनरेशन कैसे देगी। What are the different ways in which company can remunerate its promoters? समझ आ रही है बात। मान लो हमने कंपनी फॉर्म करी और कंपनी फॉर्म करने में हमें 2-2.5 महीने लग गए, तो 2-2.5 महीने जब हम कंपनी बनाने में भागते रहे, हम रजिस्टर्ड ऑफिस ढूंढ रहे हैं, हम MOA बना रहे हैं, हम AOA बना रहे हैं, हम बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, सारा काम छोड़ के बैठे हुए हैं, तो जब कंपनी बन जाएगी तो हम कंपनी को बोलेंगे कि 2 महीने हमने कुछ नहीं किया सिवाय आपको इनकॉर्पोरेट करने के, तो हमें हमारी फीस
चाहिए, सिंपल सी बात है, या हमें हमारी रेम्यूनरेशन चाहिए। तो लॉ कहता है कि कंपनी बनने के बाद प्रमोटर्स को कितने तरीके से वो रेम्यूनरेट कर सकती है। याद रहेगी बात, लॉ के अंदर लिखा हुआ बेटा देयर आर 5 वेज, 5 तरीके हैं जिससे कंपनी अपने प्रमोटर्स को रेम्यूनरेट कर सकती है, राइट। देयर आर 5 वेज बाय विच कंपनी कैन प्रोवाइड रेम्यूनरेशन टू इट्स प्रमोटर्स। सर वो 5 तरीके कौन से हैं, सुनिएगा बड़े ध्यान से ऑल ऑफ यू। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अमित वोरा प्रमोटर था, ठीक है, अमित वोरा प्रमोटर था। जब हम कंपनी फॉर्म कर रहे थे, जब मैं कंपनी बना रहा था, तो मैंने पहले से ही, देखो प्रमोटर भी मैं ही हूं, बाद में अल्टीमेटली डायरेक्टर भी मैंने बन जाना है, हाँ या ना। मतलब एज अ प्रमोटर जो मैं खर्चा कर रहा हूं या एज अ प्रमोटर जो मैं फीस मांग रहा हूं, वो बाद में मुझे डायरेक्टर बनकर खुद को ही पे ऑफ करनी है, हाँ या ना। सही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी प्रमोटर हूं, कंपनी बनने के बाद कौन बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो पहला तरीका रेम्यूनरेशन लेने का क्या होता है, सुनिएगा। मान लो कि मैंने अपना माइंडसेट पहले से ही किया हुआ था कि मैं अपनी फीस 10 लाख रुपए चार्ज करूंगा, मैं 10 लाख रुपीज अपनी फीस चार्ज करूंगा। तो पहला तरीका क्या है, जिस दिन कंपनी फॉर्म हो गई, कंपनी मुझे मेरी फीस पे ऑफ कर दे, ईदर बाय कैश और चेक, राइट। मैंने कहा जी मेरी फीस है 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए अगर कंपनी मुझे दे देती है तो मेरी बात खत्म हो गई। तो पहला तरीका क्या हो गया, लम सम कंसीडरेशन पे कर देना। फर्स्ट तरीका क्या हो गया, कंपनी प्रमोटर को लम सम अमाउंट पे कर देगी, ठीक है जी। कितना लम सम अमाउंट, जो उसने पहले से ही कंपनी से डिस्कस किया होगा, सही है। कंपनी बनने से पहले ही मेरा माइंड मेकअप था कि भाई कंपनी बनने के बाद मैं 10 लाख रुपए अपने चार्ज करूंगा, तो वो जो 10 लाख रुपीज मेरा पहले से ही माइंड मेकअप है, कंपनी बनते ही मुझे 10 लाख रुपए दे देगी, ये पहला तरीका हो गया। तो फर्स्ट वे क्या हो गया, कंपनी बनते ही प्रमोटर को उतनी फीस मिल जाएगी जितनी उसने पहले से कंपनी बनने से डिमांड करी थी। क्लियर है ये बात हमें, डन, कोई डाउट इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट, दूसरी चीज अब देखिएगा, सेकेंड तरीका क्या है, हो सकता है कि कंपनी बनने से पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेरी जो फीस है 10 लाख रुपए की, वो तो मैं कंपनी से लूंगा, पर वो मैं करेंसी की फॉर्म में नहीं लूंगा, वो मैं कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में लूंगा। तो इसका मतलब मेरी जो फीस है ₹10 लाख, आप मुझे इसके शेयर्स दे दो। तो 2 तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया, जो मेरी फीस बनती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही मैं अपनी फीस ले लूंगा। दूसरा, उतना ही अमाउंट लूंगा, लेकिन फीस कैश में नहीं लूंगा, करेंसी में नहीं लूंगा, उतने के मैं चेक वो शेयर्स ले लूंगा। समझ आई बात। तो पहला हो गया मेरी करेंसी मुझे पे ऑफ कर दो, मेरी फीस मुझे पे ऑफ कर दो। दूसरा हो गया मेरी फीस की जगह मुझे उतने के शेयर्स दे दो। इसमें कोई डाउट, क्लियर है ये बात सबको। अच्छा एक चीज और बताइए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 बातें समझ आ गई। मैं अपनी फीस करेंसी की फॉर्म में कैश में ले रहा हूं, या मैं अपनी फीस के शेयर्स ले रहा हूं आपकी कंपनी में, राइट। तीसरी चीज सुनिए, मान लो मुझे कंपनी कहती है कि अमित जी आपकी फीस कितनी है, मुझे कंपनी कहती है अमित जी आपकी फीस कितनी है, बनने से पहले जो डायरेक्टर्स बनेंगे उनसे बातचीत हो रही है। मैं कहता हूं देखो यार मेरा ना एक फ्लैट है 10 लाख रुपए का, कितने का है, 10 लाख रुपीज का। वो 10 लाख रुपीज वाला फ्लैट ना आप ले लो 20 लाख रुपीज में। मतलब मैं कंपनी को अपनी एक एसेट बेच रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस तो बनाना है ना, कहीं तो ऑफिस खोलोगे, मेरा 10 लाख रुपए वाला फ्लैट ले लो और वो फ्लैट लेके मुझे 20 लाख रुपए दे दो। समझ लो मेरी फीस बीच में आ गई। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं 10 वाला फ्लैट अगर कंपनी को 20 लाख में बेच रहा हूं, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि 10 लाख मेरे फ्लैट के हो गए और 10 लाख मेरी फीस के हो गए, हाँ या ना। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब थर्ड तरीका क्या हो गया, थर्ड वे हो गया कि कंपनी प्रमोटर की एक एसेट परचेज करती है फ्रॉम प्रमोटर एट ओवर वैल्यूएशन, एट ओवर वैल्यूएशन। मतलब कि भाई 10 लाख रुपए का फ्लैट है, उसे आप 20 लाख रुपए में ले लो। फ्लैट 10 लाख का है, उसे आप 20 लाख में ले लो और वो मुझे करेंसी की फॉर्म में पे ऑफ कर दो। ठीक है जी। मेरी फीस कितनी है, 10 लाख,
ये लो जी चेक, मेरी फीस कितनी है 10 लाख, ये लो जी 10 लाख के शेयर्स, मेरी फीस कितनी है जी 10 लाख की जगह 10 लाख वाला फ्लैट है 20 में ले लो, अच्छा जी ये लो 20 लाख कैश। इसका मतलब क्या हो गया, 3 तरीके बढ़ लिए हमने, पहला मेरी फीस दे दो, दूसरा फीस के शेयर्स दे दो, तीसरा मेरी प्रॉपर्टी को ओवर वैल्यूएशन में खरीद लो और उसमें जो डिफरेंस आएगा वो मेरी फीस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, याद रहेगा सबको, डन। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है सेम यही वाला कि मेरी फीस कितनी है जी 10 लाख रुपए है, एक काम करो मेरा फ्लैट लो 10 लाख वाला, 20 लाख के शेयर्स दे दो, तो ये थर्ड और फोर्थ मिलता जुलता हो गया। एक में 10 लाख वाला फ्लैट मैं आपको 20 लाख में बेच रहा हूं, लेकिन क्या ले रहा हूं, कैश की फॉर्म में ले रहा हूं। दूसरे में 10 वाला फ्लैट 20 में बेच रहा हूं, लेकिन 20 लाख के क्या ले रहा हूं, शेयर्स ले रहा हूं। याद रहेगी ये बात। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आएगा एसेट्स परचेज करी, एसेट परचेज करी फ्रॉम प्रमोटर, एसेट परचेज फ्रॉम प्रमोटर एट ओवर वैल्यूएशन फॉर शेयर्स। ठीक है जी, मेरी फीस 10 लाख है, कैश दे दो, मेरी फीस 10 लाख है, उसके शेयर्स दे दो, 10 लाख वाला फ्लैट ले लो, 20 लाख रुपए कैश दे दो, 10 लाख वाला फ्लैट ले लो, 20 लाख के शेयर्स दे दो। 4 चीजें हो गई, क्लियर है ये बात सबको, डन। अब रहेगी 5वीं चीज, कंपनी कहती है जी इन चारों के अलावा कोई और तरीका है रेम्यूनरेशन का, बिल्कुल है। मैं कहता हूं जी देखो मैंने आपको फॉर्म किया है, मैं आपसे कोई अमाउंट लमसम चार्ज नहीं करूंगा, आप जितने शेयर्स इश्यू करोगे सब पे मैं 2 रुपए की कमीशन लूंगा या सब पे मैं 5 रुपए की कमीशन लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी प्रमोटर को क्या देगी, कमीशन ऑन ईच शेयर सोल्ड आउट। कंपनी प्रमोटर को क्या देगी, कमीशन ऑन ईच शेयर सोल्ड आउट, कमीशन ऑन ईच शेयर सोल्ड आउट। मतलब जितने भी शेयर्स हमने इश्यू किए हैं उस पर हमें कमीशन मिलेगी। क्लियर है ये बात हमें। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी प्रमोटर्स को कैसे रेम्यूनरेशन देती है। कैसे देती है जी, 5 तरीके हो गए। पहला, प्रमोटर को जो लमसम अमाउंट है वो पे कर दिया। दूसरा, प्रमोटर को लमसम अमाउंट के शेयर्स पे कर दिए। देखो इसमें पहले केस में क्या था जी, मेरी फीस 10 लाख है मुझे पे कर दो। दूसरे केस में क्या था, मेरी फीस 10 लाख है उतने के शेयर्स दे दो। तीसरा क्या था जी, मेरी फीस कितनी है वो छोड़ो, 10 लाख वाला फ्लैट 20 लाख में लेके पैसे दे दो। चौथा, मेरी फीस कितनी है छोड़ो, 10 लाख वाला फ्लैट ले लो और 20 लाख के शेयर्स दे दो। ऑब्वियसली बात है, फ्लैट 10 लाख का है, शेयर्स आप मुझे 20 लाख के दे रहे हो, तो नाम से पता, तो डिफरेंस से पता चल रहा है कि 10 लाख के शेयर्स मेरे फ्लैट के हो गए और 10 लाख रुपए मेरी फीस हो गई। राइट, क्लियर है। और लास्ट में कहता है जी मुझे कोई लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, आप जितने भी शेयर्स मार्केट में बेच रहे हो या अपने डायरेक्टर्स वगैरह को दे रहे हो, मुझे हर शेयर पे कमीशन चाहिए। कोई डाउट इसमें? दीज आर दी 5 डिफरेंट वेज बाय विच रेम्यूनरेशन कैन बी प्रोवाइडेड टू प्रमोटर्स। याद रहेगा, क्लियर है। अगर हम इसको मेरी बुक के अंदर देखें, मैंने कैसे लिखा हुआ है, देखो क्या यही बना हुआ डायग्राम। पहला, कंपनी प्रमोटर को लमसम पेमेंट कर रही है। दूसरा, कंपनी प्रमोटर को शेयर्स इशू कर रही है। तीसरा, कंपनी शेयर्स पे कमीशन दे रही है। चौथा, प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूएशन पे ले रही है फॉर अमाउंट, फॉर कैश और फॉर शेयर्स। ये 2 पॉइंट हो गए ना। 10 लाख की प्रॉपर्टी लेके 20 लाख दे दो या 10 लाख की प्रॉपर्टी लेके 20 लाख के शेयर्स दे दो। सिंपल सी बात है।